हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीसी एकेडमी। आज हम इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो है मेरा प्रकाश के परावर्तन के नाम से। उस वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है और कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर वो वीडियो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि दोबारा से इस वीडियो को बना दूं और जिससे कि इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाकी अब आज से मैं इस क्लास को कंटिन्यू करता रहूँगा और आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ ले, रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं परावर्तन। लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में से हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज से टकरा कर के वापस लौटना, टकराकर वापस लौटना, टकराकर वापस लौटना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है हिंदी में। ठीक, तो अब देखो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ। प्रकाश के परावर्तन का मतलब हुआ जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर टकराता है या गिरता है तो वो टकरा करके वापस अपने उसी मार्ग में लौट आता है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई दीवार है, वॉल है ये कोई। ठीक है, ये आपकी वॉल हो गई, दीवार हो गई। अब इस पे आपने देखा होगा, अगर आप बॉल, एक कोई बॉल है और इस बॉल को अगर आप दीवार पे मारोगे तो वो टकरा करके क्या होगी, वापस लौट आएगी, टकरा करके वापस लौट आएगी। तो हम इसको कह सकते हैं ये बॉल का परावर्तन हुआ, बॉल का परावर्तन। सेम तरीके से प्रकाश होता है। प्रकाश जब किसी भी वस्तु पर टकराता है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराता है तो वो टकराने के बाद अपने उसी मीडियम में, अपने उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस डेफिनेशन को लिख लेना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि वस्तु आपको कैसे दिखाई देती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से हमारे आंखों पर प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु आपके सामने रखी हुई है, आप उसको कैसे देख पा रहे हैं। होता क्या है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करता है। जब वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है, इसी प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मान लीजिए कि ये कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पर बैठे हैं, ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं कि वहां पर अंधेरा है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस वस्तु को देख पाओगे। नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि उस कमरे में प्रकाश है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक लाइट का सोर्स आपने लगा दिया, यहाँ पर ये कोई लाइट का सोर्स है। ठीक है, ये कोई लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ से क्या होगा, इस प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराएंगी और ये मान लीजिए कि ये आपकी आंख है, आपकी आंखें यहाँ बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी आंख मान लीजिए। तो वस्तु से जब भी टकराएंगी प्रकाश की किरणें तो परावर्तन के बाद सीधे आपकी आंखों पे जाएंगी, सीधे आपकी आंखों की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद कहाँ गया, आपकी आंखों में गया। तो इसी घटना के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब अगर ये प्रकाश इस वस्तु पे ना टकराता और आपकी आंख तक ना पहुंचता तो हम इस प्रकाश को, इस वस्तु को नहीं देख पाते।
वस्तु का देखना संभव कैसे हुआ? जब कोई भी लाइट सोर्स से प्रकाश इस वस्तु पे पड़ा और इस वस्तु से टकराने के बाद आपकी आंखों तक गया। यही घटना तो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे ही कहते हैं। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता, ये घटना नहीं होती, तो हम इस संसार में किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो इसी वस्तु को हम इस तरीके से देख पाते हैं। तो आपने अब यहाँ इतना समझ लिया कि कोई भी वस्तु हम किस तरीके से देखते हैं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ठीक है, मोमबत्ती हो गई, लैंप हो गई, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लैंप, जो वस्तुएं होती है ना, इन वस्तुओं को हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कह सकते हैं, या फिर हमको इनको इंग्लिश में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करें, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करें, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करें। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का, खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वो वस्तुएं हमारी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे सूर्य, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, तारे भी खुद के प्रकाश से टिमटिमाते हैं, मोमबत्ती में भी खुद का प्रकाश होता है, लैंप भी जो होती है खुद का प्रकाश होता है। तो ये सारी कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं। और इसी प्रकार से कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो खुद के प्रकाश से नहीं चमकती जब तक कि उन पर कोई प्रकाश स्रोत नहीं डाला जाए। जैसे आपने देखा होगा, कुर्सी हो गई, कुर्सी बताओ अंधेरे में चमकेगी? नहीं। टेबल हो गई, आपका बेड हो गया, पंखा हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो वस्तुएं होती हैं जो खुद का प्रकाश, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। भाई ये बताओ, कुर्सी अगर कमरे में रखी हुई है, तो कमरे में अगर अंधेरा है तो आप उसको देख पाओगे? आप उसको नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि कुर्सी पर जब तक कि प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों तक नहीं आएगा, तब तक आप उसको नहीं देख पाओगे, ठीक है। क्योंकि कुर्सी कुर्सी का खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। वो क्या कहलाती है? हमारी अदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अदीप्त वस्तुएं। तो आप दीप्त और अदीप्त वस्तुएं यहाँ पर समझ गए होंगे। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। तो आपको अब प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट किससे संबंधित? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका एक समतल दर्पण है, ये आपका एक समतल दर्पण मान लो, ये आपका है एक समतल दर्पण।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया प्रकाश गिरेगा, तो प्रकाश जब गिरेगा तो उसकी एक प्रकाश की किरण आएगी जो उस वस्तु पे गिरेगी। मान लीजिए समतल दर्पण पे गिर रही है, तो ये प्रकाश की किरण गिर रही है, ठीक है। क्योंकि ये गिर रही है, आ रही है, पतित हो रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब ये कहाँ, जिस बिंदु पे गिरेगी, जिस बिंदु पे टकराएगी समतल दर्पण के, उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर हम क्या करें, अगर 90 डिग्री का कोण बना दें, 90 डिग्री का कोण बना दें इस बिंदु पर, तो ये जो रेखा होगी, ये सीधी रेखा होगी, ये हमारी कहलाएगी अभिलंब। और मैंने बताया है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वो टकरा करके वापस लौटता है, तो वापस जब लौटेगा तो वापस हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। अब देखो इंग्लिश में समझ लीजिए, इंग्लिश में आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। परावर्तित को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो मैंने अभिलंब बताया था, अभिलंब को हम कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल, ठीक है। तो हम जो इंसिडेंट रे है उसको डिनोट कर देंगे आई से। इंसिडेंट रे को हम डिनोट करते हैं आई से। रिफ्लेक्टेड रे को हम डिनोट कर देते हैं आर से। और जो हमारा नॉर्मल होता है उसको हम डिनोट करते हैं एन से, मतलब प्रदर्शित करते हैं एन से। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखना, आप तीन चीजें यहाँ पे, चार चीजें समझे आपने। एक तो हमारी हो गई प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण जो गिरती है किसी वस्तु पर। एक हो गई परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा करके वापस आती है। एक हो गया अविलंब, जो आपतन बिंदु पर अगर 90 डिग्री का हम कोण बना दें, ये 90 डिग्री का अगर कोण बना दें तो जो रेखा आएगी उसे हम कहेंगे अविलंब या नॉर्मल। और एक हो गया आपतन बिंदु। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर लगे हाथ दो चीजें और समझ लेते हैं। वो चीजें समझने वाली क्या है, यहाँ पर देखो, अविलंब के साथ आपतित किरण, तो ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे है, और ये अविलंब यानी नॉर्मल है। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, यह कोण बनना है यानी एंगल बनना है। इस एंगल को हम कहेंगे आई, और आई को हम कहते हैं आपतित कोण। क्या कहते हैं? आपतित कोण। समझ में आ गया? अब देखो, या इसको इंग्लिश में हम ये भी कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल भी हम इसको कह सकते हैं। और इसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, दैट इज आर, इसको हम कहते हैं परावर्तित कोण। क्या कहते हैं? परावर्तित कोण, या हम इसको रिफ्लेक्टेड एंगल भी कह सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। आपतित किरण, सॉरी ये आपतित किरण ये वाली हो गई। आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतित कोण। ऐसे ही अभिलंब और परावर्तित कोण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तित कोण। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात कर लेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम के बारे में अब हम बात करेंगे। जितनी भी घटना अभी हमने यहाँ पर समझी थी, वो घटना किस कारण से होती है, मतलब वो घटना किन किन नियमों को फॉलो करके होती है, कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो अब देखो, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन के घटना के अगर नियमों को आपको समझना है तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ 3 बिंदु, कुछ पॉइंट थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको यहाँ पे समझाए थे। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतित कोण क्या होता है, परावर्तित कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं समझा चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं परावर्तन के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। आखिरकार परावर्तन घटना किन नियमों के आधार पर होती है उनको हम समझेंगे। तो देखो, परावर्तन के जो नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम बेसिकली हैं, 2 नियम हैं परावर्तन के। अब इनको हमें समझना है। तो प्रथम नियम जो है, पहला नियम है, वो ये कहता है, आपने पढ़ा था आपतित किरण, आपतित किरण पढ़ा था, आप समझ गए थे, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण के बाद में जो टकरा कर निकली थी वो थी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसके बाद एक था आपतन बिंदु एवं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आप समझ गए थे ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब, 3 चीजें आपको मैं समझा चुका हूं। देखो, आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये रही परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बना हुआ है, ये लंबा देखो बना हुआ नॉर्मल एक सीधी लाइन जी बनी हुई है, इसको अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल का मतलब क्या, आइए समझाता हूं। एक ही तल का मतलब है एक ही मीडियम में। जैसे मान लीजिए आपके कमरे की दीवार, ठीक है, कमरा है, तो कमरे की दीवार पे जब आप बॉल मारोगे, तो बॉल जब मारोगे तो आप बॉल मार रहे हो, तो वो हो गई आपकी आपतित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पर लगी बॉल वो आपतन बिंदु, उस बिंदु से आप अगर 90 डिग्री का कोण बना दोगे तो वो हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब आप सपोज कर लो एक काल्पनिक है, ठीक है। और फिर बॉल जब टकरा करके वापस आएगी तो उसी मीडियम वापस आएगी, ये थोड़ी ना कि बॉल पार कर जाएगी, उसी मीडियम वापस आएगी। तो उसी मीडियम में जब वापस आई तो ये हो गया एक तल। ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रथम नियम है ये। ठीक है, दूसरा नियम हम बात करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोण आई जो था, आई मतलब आपतन कोण और आर मतलब परावर्तन कोण। तो कोण आई बराबर किसके था? कोण आर के। तो आई क्या था? ये कोण आई था और ये कोण आर था। ठीक है, तो ये कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 नियम हो गए इसके, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने परावर्तन के नियमों को समझ लिया। अब देखो, परावर्तन भी 2 तरीकों से होता है। परावर्तन के तरीके भी 2 होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन,
या इंग्लिश में इसको हम कह देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में हम इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं। तो होता क्या है नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब परावर्तक तल बहुत ही चिकना होता है तथा इस पर पड़ने वाला प्रकाश सीधे ही परावर्तित हो जाता है, तो इसे हम नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है और ये बहुत ही चिकनी सरफेस है, चिकनी स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस है ये कोई। अब स्मूथ सरफेस में क्या होता है, जब इस पे कोई भी लाइट आके इंसिडेंट होती है, कोई भी लाइट आके टकराएगी, ठीक है, तो होगा क्या, ये सीधे परावर्तित होगी। जिस एंगल पे ये परावर्तित हो रही है उसी एंगल पे ये परावर्तित होगी और उसी एंगल पर ये वाली लाइट भी परावर्तित होगी। समझ में आया? मतलब नियमित परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सरफेस या किसी चिकनी सतह पर गिरती है तो वो जिस कोण पर गिरती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर वापस चली जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं विसरित परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। विसरित परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, तो यहां पर हम बात कर लेंगे विसरित परावर्तन की। या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ या सतह से होता है, इसमें तो चिकनी सतह थी, यहां पर जो सतह होगी वो होगी खुरदुरी। ये है खुरदुरी, यदि ध्यान रखनी है बस, खुरदुरी सतह मतलब सतह जो होगी वो समतल और चिकनी नहीं होगी, खुरदुरी सतह होगी। तो यहाँ पर जो परावर्तन होगा, परावर्तन वो उल्टा सीधा होगा। जो सरफेस जो होगी इस थोड़ी सी उभरी हुई होगी, इस तरीके से उभरी हुई होगी सरफेस, ठीक है, ये खुरदुरी सतह है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रकाश आएगा तो कोई किरण तो ऐसी जाएगी, अगर ये प्रकाश यहाँ गिर रहा है तो एक ऐसी जाएगी, ये ऐसे गिर रहा है तो एक ऐसे जाएगी। तो इसको हम कहते हैं विसरित परावर्तन। मतलब आ तो रही है सेम एंगल पे लेकिन जाने का पता नहीं, जाने को तो वो किसी भी कोण पे जा सकती हैं, किसी भी दिशा में जा सकती हैं। ये आएंगी सेम, आएंगी जिस दिशा में आ रही हैं, तो तीनों जो किरणें हैं वो एक ही दिशा में आ रही हैं और तीनों किरणें एक साथ एक ही दिशा में जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे आ तो एक दिशा में रही हैं लेकिन जा रही हैं विभिन्न दिशाओं में। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 2 में हम इसका डिस्कस करेंगे कि इमेज कैसे बनती है परावर्तन के द्वारा। परावर्तन के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं सारा फिजिक्स का कोर्स इस चैनल पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।